अरविंद केजरीवाल को एलजी-वीके सक्सेना ने एक और तगड़ा झटका दिया है। सीएम रहते केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कई विभागों में बिना नियमों का पालन किए संविदा कर्मचारियों के नाम पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर भर्तियां की थी। अब एलजी एक एक करके उन सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली महिला आयोग का है। एलजी सक्सेना ने आयोग में नियुक्त किए गए सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। एलजी के सख्त एक्शन से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और उसने एक बार फिर इसके लिए बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये निराशाजनक है कि बीजेपी ने सैकड़ों डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों को बेरोजगार करने और उनके परिवारों के उत्सवों को खत्म करने के लिए दिवाली को क्रूरतापूर्वक चुना। इसके पहले दिल्ली महिला आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक जीएनसीटीडी के आदेश के अनुपालन में, जिसके तहत उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा डीसीडब्ल्यू को इस आयोग में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें किसी भी समय डीसीडब्ल्यू द्वारा नियुक्त किया गया है। सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि संविदा कर्मचारियों की भर्ती नियमों के विरुद्ध की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया में अवैधता की शिकायतें थी। उन्होंने बताया कि डीसीडब्ल्यू में कुल 223 संविदा पद सृजित किए गए थे, लेकिन जब इस साल अप्रैल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी, तब आयोग में 52 कर्मचारी कार्यरत थे। उन्होंने बताया, हालांकि डीसीडब्ल्यू के संविदा कर्मचारियों को समाप्त करने का निर्देश अप्रैल में जारी किया गया था, लेकिन डीसीडब्ल्यू कार्यालय आदेश सोमवार को जारी किया गया और कर्मचारियों को सूचित किया गया। सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन एलजी द्वारा नियुक्त एक समिति ने जून 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि स्वीकृत पदों को बिना और उचित प्रक्रिया का पालन किए नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विरोधाभासी है कि जहां भाजपा ने दिल्ली में सत्ता में आने के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, वहीं उनकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी ने डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं डीसीडब्ल्यू में कार्यरत मेहनती संविदा कर्मचारियों को अचानक हटा जाने की कड़ी निंदा करती हूँ। इन लोगों ने राजधानी में महिलाओं के लिए काम करने में अपना दिल और अपनी आत्मा लगा दी। दरअसल जब से दिल्ली सरकार ने इनका फंड बंद किया है, तब से ये कई महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। डीसीडब्ल्यू के वर्तमान सदस्य सचिव का ये आदेश गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण है। मैं दिल्ली सरकार और माननीय एलजी से अपील करती हूँ कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और आयोग के कर्मचारियों को बहाल किया जाए। दिल्ली सरकार को दिवाली से पहले उन्हें वेतन भी देना चाहिए। महिला आयोग में अवैध तरीके से नियुक्ति मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जहां अब तक आतिशी मरलेना को कोई राहत नहीं मिली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की लगभग हर बैठक में हंगामा ही मचता रहा है। बैठक के दौरान सदस्यों के बीच बहस इतनी तीखी होती है जो आखिरकार बैठक के बहिष्कार से लेकर धक्का-मुक्की तक पहुंच जाती है। कभी विपक्षी सदस्य समिति के अध्यक्ष को सीधी धमकी देते हैं तो कभी मामला गाली गलौच तक पहुंच जाता है। जेपीसी की ताजा बैठक में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी इतने ताव में आ गए कि उन्होंने पानी की बोतल ही तोड़ डाली। नतीजा ये हुआ कि कल्याण बनर्जी की अंगुली चोटिल हो गई। असल में बैठक के दौरान बीजेपी के और टीएमसी सदस्यों में तीखी झड़प हुई। झड़प इतनी तेज हुई कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल ही तोड़ दी और उसे समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ उछाल दिया। जगदम्बिका पाल कल्याण बनर्जी के इस हमले से बाल बच गए, लेकिन कल्याण बनर्जी का ही अंगूठा इस दौरान घायल हो गया। बैठक के बाद कमरे से बाहर आते हुए कल्याण बनर्जी का अंगूठा घायल दिखाई दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिजीत गांगुली के साथ बहस के बाद कांच की पानी की बोतल तोड़कर खुद को घायल कर लिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बनर्जी ने अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल तोड़ दी और अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को घायल कर लिया। उन्होंने इसे चेयरमैन की मेज की ओर फेंकने का भी प्रयास किया। इसके तुरंत बाद बनर्जी को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे।
बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी घायल टीएमसी सांसद को लेकर जेपीसी की बैठक से बाहर आए। इस दौरान कल्याण बनर्जी अपना हाथ मोड़े नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद वीडियो में झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी के दाएं हाथ का अंगूठा चोटिल नजर आ रहा है। इसके पहले पेश मामले में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में सांसदों के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया था, नए कानून को लेकर मंत्रालय से वर्षों से कभी भी सलाह नहीं ली गई। वर्ष 1976 में संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं का असर भी बैठक पर पड़ा, क्योंकि विपक्षी सांसदों द्वारा कुछ वकीलों से बयान लेने के समिति के फैसले पर सवाल उठाने के बाद नोकझोंक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा, किसी भी प्रस्तावित कानून में सभी भारतीय हितधारक जुड़े हैं और समिति अपने विवेक से किसी को मूल्यवान सुझाव देने के लिए बुला सकती है जिसे वो उचित समझे। उन्होंने दावा किया कि वक्फ कानून ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से इतर लोगों को प्रभावित किया है। याचिका दायर करने वालों में भाजपा सदस्य अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन शामिल हैं। वे पिछले सप्ताह भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश हुए थे। मंत्रालय की प्रस्तुति के दौरान कुछ सांसदों ने दावा किया कि वक्फ कानून में संशोधन के निर्णय के लिए परामर्श के मिनटों में मौजूदा कानून को खत्म करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में इस मुद्दे पर अपनी आखिरी बैठक में अधिनियम से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी उपाय सुझाए थे। इसके पहले भी जेपीसी मीटिंग में हंगामे की खबर आई थी। तब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को विपक्षी सदस्यों की तरफ से धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्षी दल के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कोई दल गठबंधन की गांठें सुलझा रहा है तो कोई उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटा है। मतलब कि चुनावी गहमागहमी चरम पर है। पर अब तक इन राज्यों में बड़े नेताओं का चुनावी दौरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन इन सब के पहले ही योगी आदित्यनाथ का एक नारा दोनों राज्यों में पहुंचकर सुर्खियां बटोर रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे वाले पोस्टर्स ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसके पीछे हरियाणा के चुनावी नतीजे हैं, जहां योगी का नारा मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। असल में लोकसभा चुनाव के बाद आगरा की एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कर रही है। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से जातीय गोलबंदी के प्रयासों की काट के तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालात के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मामले पर दिया गया सीएम योगी का बयान महत्वपूर्ण हो गया है। सीएम योगी बयान के पहले हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रचारित किए गए और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वे मैदान में बटोगे तो कटेंगे वाले पोस्टर खासी चर्चा में हैं। चर्चा तो झारखंड विधानसभा चुनाव तक गरमाई हुई है। एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बयान के जरिए पार्टी की कोशिश अपने वोट बैंक को एकजुट कर सभी वर्गों को साथ लाने की है। सीएम योगी का भी प्रदेशों में कार्यक्रम तय होना है। ऐसे में वो भी इस बयान के जरिए माहौल बनाते दिखेंगे। विपक्षी दलों की ओर से लगातार भाजपा के खिलाफ जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। उसमें जातीय गोलबंदी का बड़ा आधार बनाया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के बीच भाजपा की नीतियों के खिलाफ रहने वाली जातियों को एक पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जाट वोट बैंक को साध कर सत्ता में वापसी की कोशिश की, लेकिन भाजपा की रणनीति के आगे उनकी नहीं चल सकी। हालांकि यहां पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ उतरी भाजपा ने जाट के अलावा तमाम वोट बैंक को साध लिया। विपक्ष जाट वोट बैंक को भी एकजुट न कर पाया। असर कांग्रेस को जिस प्रदेश में जीत दिख रही थी वहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर विपक्ष सतर्क दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के एक कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता का संदेश दिया था और इस दौरान उन्होंने सबको एक रहने का संदेश दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। सीएम योगी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम ने कहा था कि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकसित भारत की कल्पना को स्वीकार करना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान दोनों प्रदेशों में भाजपा की मुश्किलें हुई थी।
शिवसेना के साथ गठबंधन के तहत महाराष्ट्र चुनाव लड़ी भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन बाद में शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ चली गई। झारखंड में पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता से बाहर कर दिया था। वैसे में पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। पार्टी अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ सबको एकजुट करने की मुहिम में जुटी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की शुरू से ये आदत रही है कि वो बिना किसी तथ्य के आरोप लगाते हैं और मामला अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो फिर कई तरह के बहाने बनाने लगते हैं और आखिरकार अपनी गर्दन बचाने के लिए माफी मांग लेते हैं। अब तक 10 से अधिक बार केजरीवाल ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी केजरीवाल के इस खेल को पूरी तरह से समझ चुकी है। इसलिए जब पीएम मोदी डिग्री विवाद में वे फंसे तो बीजेपी ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि इस बार न तो केजरीवाल को और न ही संजय सिंह को माफी दी जाएगी। मतलब कोर्ट जो सजा तय करेगा वो केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को भुगतनी होगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल माफी एक्सपर्ट बन गए हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में उनकी क्वाशिंग एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केजरीवाल के ऊपर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि का केस चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जियां लगाई हैं, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने माफीनामे की इच्छा जाहिर की है। रविशंकर ने कहा कि आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कितना स्नेह करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं। रविशंकर ने कहा कि एक समय केजरीवाल के मन में नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री को लेकर बहुत जागृति आ गई थी। रोज सवाल पूछते थे कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अपनी डिग्री दिखाएं। और तो और अपने शुभचिंतकों के द्वारा आरटीआई भी लगवाई कि प्रधानमंत्री को अपने शैक्षिक योग्यता बतानी चाहिए। बाद में कोर्ट ने उस आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारे अनाप शनाप बातें कही गईं। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए एक मानहानि का केस दायर करवाया। केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा कही गई थी ऐसी बातें। केस दायर होने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को देखा और कार्यवाही की। इसके बाद केजरीवाल अपील लेकर सेशंस कोर्ट के पास गए, वहां से उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट आए तो वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो भी उनकी अपील खारिज हो गई। रविशंकर ने कहा इससे पहले संजय सिंह की अपील भी खारिज हो चुकी है। रविशंकर ने आगे कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल ने सुनवाई में माफीनामा का आग्रह किया और इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद रविशंकर बोले कि अगर आपको माफीनामा देना था तो पहले ही कर दिया होता, या तो हम इस पर फैसला करेंगे या इसे वापस लेंगे। तो अब इस पर ट्रायल चलेगा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल अब तक 10 बार माफी मांग चुके हैं। उन्होंने अरुण जेटली के ऊपर गलत आरोप लगाने के बाद माफी मांगी थी। इसी प्रकार वे नितिन गडकरी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल, अवतार सिंह भड़ाना सहित कई नेताओं से माफी मांग चुके हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक को ऑनलाइन दिखाने और भाजपा कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरबाजी करने के मामले में भी केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। उद्धव ठाकरे अपनी ही सियासत के चक्कर में बुरी तरह से उलझ कर रह गए हैं। उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और कांग्रेस आगे बढ़ने का रास्ता देने को तैयार नहीं है। वजह ये कि उद्धव ठाकरे के हाथ से मराठा और शिवसेना का परंपरागत वोट खिसक चुका है। लोकसभा चुनाव में जो सीटें शिवसेना यूबीटी ने जीती, उसमें मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। ये वोट उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से मिले। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब उन सीटों पर दावा कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुस्लिम वोटर्स उनकी जीत की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अपने वोटर्स को तश्तरी में रखकर उद्धव ठाकरे को नहीं देने जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर में जारी तनातनी के बीच यही कहानी है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को आखिरकार कांग्रेस की बातें माननी ही होंगी और उसी के मुताबिक समझौता भी करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे की कमजोरी को पकड़ लिया है। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी साफ किया कि वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन में ज्यादा सीटों पर लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। इस बीच विरोधी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरूपण ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और कहा है कि कांग्रेस ने उनकी नाजुक नब्ज पकड़ ली है।
निरुपम की माने तो कांग्रेस ने ठाकरे को यह आभास दिला दिया कि मराठी या शिवसेना के परंपरागत वोटों से उन्हें लोकसभा में सीटें नहीं मिली है। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस के परंपरागत वोट यानी मुस्लिम वोटर्स की वजह से शिवसेना यूबीटी को सीटें मिली हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के नाजुक नब्ज को पकड़ लिया है। उनके मुताबिक सीटों की मांग को लेकर कांग्रेस उन्हें दबा रही है और वो दबना नहीं चाह रहे। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये ठाकरे के मन मुताबिक नहीं रहे। इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। बीते लोकसभा चुनाव में एमबीएम में उद्धव की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 21 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार दिए। नतीजों में उन्हें कांग्रेस से 4 कम और शरद पवार की पार्टी से 1 सीट ज्यादा मिली। कांग्रेस ने जहां 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, वहीं शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें ही मिली। शरद पवार को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा कांग्रेस और शरद पवार को ज्यादा हुआ, ठाकरे को कम हुआ। हालांकि वोट शेयर के आंकड़ों पर गौर करें तो शिवसेना 16.72% और कांग्रेस को 16.92% वोट मिले। शरद पवार की पार्टी को 10.27% वोट हासिल हुए। कांग्रेस और उद्धव गुट के वोट शेयर में मामूली अंतर है, लेकिन सीटों की संख्या के लिहाज से गैप नजर आता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो ये चर्चा हुई कि उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने भी खुद इस बात को स्वीकार किया कि हर वर्ग ने उन्हें समर्थन दिया। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोटर्स का खास तौर से धन्यवाद भी किया। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा कि उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट किया। अब लगता है कि इसी वजह से सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे पिछड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। वो पहले बीजेपी के साथ थे। उनके समर्थन से बीजेपी को सीएम की कुर्सी मिली। 2019 में ठाकरे अड़ गए और दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।